हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोर्ब्स एजुके यूट्यूब चैनल पे। और मैं विकास कुमार। आपको पता ही है कि हम साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स के बारे में हमने बात की ली है, काफ़ी वीडियोस आ चुकी है इसके पर हमारे। तो आप लोग जितने भी साइकोलॉजी की अभी तक वीडियोज़ हमने बनाई है उसको एक बार ज़रूर देखें, आपको पक्का उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हम आगे, ऑब्वियसली बात है कि लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। आज जो है हम पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हेरिडिटी और एंड एनवायरनमेंट का रोल क्या होता है डेवलपमेंट के ऊपर, विकास पर इसका रोल किस प्रकार से है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन ये हमारा चल रहा है और ये आपको किस किस में बेनिफिट देगा, ये आपका एनटीटी एग्जाम जो आपके अभी आने वाले हैं, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, पीआरटी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, पेडागोजी के अंदर, इन सब में आपको ये बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो एक बार जरूर देखें इसको। और अगर इसका पार्ट 1 अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार चैनल पे जाइए और चैनल को ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको साइकोलॉजी की वीडियो अलग से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी लास्ट ईयर के एमसीक्यूज वगैरह हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर रहे हैं। और केवल क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हो रहा, साथ साथ में हम उसके बेस पर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी आपको सामने बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अगला सेशन। और एक नई सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, सीटेट का जो नया बैच है वो हमने चालू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। आप लोग सीटेट की क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोनों मोड में अवेलेबल है, चाहे वो ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए। ठीक है, सीडीपी वहाँ पर मैं ही पढ़ाऊँगा, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो एक बार आइए, डेमो लेके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बेसिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस जैसे टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूँ। और आजकल कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन का जो लेवल तो काफ़ी बदला जा रहा है। बहुत ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के आधार पर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा वहाँ पर, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और टॉपिक भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो बैच बन चुका है, आप चाहो तो उस बैच को ले सकते हो। कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप दिए हुए नंबर पर जो दिया हुआ है उस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट पार्ट 2 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसी बात पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा बच्चों, देख सकते हैं कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लिंक्ड, है ना, अनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका को निम्नलिखित में से किस कथन से जोड़ा जा सकता है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज स्टैटिक व्हाइल हेरिडिटी चेंजेस। अच्छा, एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है, हेरिडिटी चेंजेस होती है। ओके, बिहेवियरल थ्योरीज एंड रिलेटेड टू द हेरिडिटी, जो व्यवहारात्मक थ्योरी है वो हेरिडिटी से कनेक्ट है। कंपैरेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर इन मैनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की भूमिका स्थिर रहती है जबकि अनुवांशिक बदलती रहती है। व्यवहार सिद्धांत और अनुवांशिकता से संबंधित है। मानव विकास के कई क्षेत्रों में अनुवांशिकता और पर्यावरण का तुलनात्मक प्रभाव भिन्न भिन्न होता है और इनमें से कोई नहीं। देखो पहला तो गलत है, क्योंकि देखो रोल ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो आपका डायनामिक होता है, बट हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है। याद रखना, जो हमें अनुवांशिक गुण मिले हैं वो स्टैटिक होते हैं, जो मिल गए वो आपका को मिलेगा, आपका विकास होगा। और एनवायरनमेंट क्योंकि हमारा बदलता रहता है, जैसे स्कूल बदलते रहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो हमारा एनवायरनमेंट बदलता रहता है और उस बदलते हुए एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आपके डेवलपमेंट पे यानी कि आपके विकास पर पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। और बिहेवियर थ्योरी एंड रिलेटेड टू द हेरिडिटी, की व्यवहार जो होता है बिहेवियर हेरिडिटी पर ही रिलेट होता है, ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट की भूमिका भी इसमें होती है, तो ये भी गलत हो गया। बट याद रखना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होते हैं वो दोनों ही बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन दोनों कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जिस पर अनुवांशिकता की भूमिका ज्यादा होती है, कुछ पर क्या होता है, एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो भिन्न भिन्न रूप से क्या होते हैं बच्चों, ये डेवलप होते हैं। तो आप ये कह सकते हो, देखो अब जैसे मैं एग्जांपल करूं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात में करता हूं, है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है इस पर आपको बता दूं मैं, हेरिडिटी इंपैक्ट जो होता है वो ज्यादा पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट का इंपैक्ट नहीं होता है, एनवायरनमेंट का इंपैक्ट भी होता है, बट अनुवांशिकता ज्यादा होता है। और सोशल डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है, सामाजिक विकास जो हमारा हो रहा है, उस पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो हर एरिया जो होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें डिफरेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो है डिफरेंट रोल हो सकता है। ठीक है, बट याद रखना, डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की वजह से होता है, बट कुछ एरिया में हेरिडिटी ज्यादा हो सकती है, कुछ एरिया में एनवायरमेंट ज्यादा हो सकता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, दैट इज सी, है ना।
कम्युनिटी इफेक्ट होता है, बट एनवायरमेंट कुछ एरिया पर हेरिडिटी ज़्यादा होती है, कुछ पे हमारा एनवायरमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है रीता हैज गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, मतलब रीता जो है उसके जो नाक है उसके पिता के समान है। इट इज ड्यू टू क्या, किसके कारण है? बायोलॉजिकल हेरिडिटी, सोसाइटल हेरिडिटी, बिहेवियर हेरिडिटी, एजुकेशनल। तो एजुकेशन की यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, व्यवहार की कोई ऐसी बात नहीं है, समाज कोई ऐसी, तो ये इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। जो हमारे नाक का नाक, जो भी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, वो बायोलॉजिकल होते हैं। और बायोलॉजिकल जो हमारी चीजें होती है वो उस पर अनुवांशिक भूमिका ज्यादा होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल हेरिडिटी। जो भी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जितना भी हमारा है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उस पर हेरिडिटी इंपैक्ट ज्यादा होता है। और ये बायोलॉजिकली पैदा होते ही जो हमें बच्चे में डेवलप होते हैं, जैसे बच्चा जो है सांस लेता है, बच्चा जो है नोज बनते हैं, आंख, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो बायोलॉजिकल होगी, पैदा होने के बाद जो उसके अंदर गुण आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। और उस पर अनुवांशिक प्रभाव होता है। तो उसके पापा के जैसा है। तो यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है जो हेरिडिटरी होती है और पैदा होते ही दिख जाता है, तो ये हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल बोलेंगे। आपने देखा होगा जैसे बच्चे को, जब बच्चा कोई पैदा होता है, कहते थे कि बच्चे की नाक जो है उसके पापा पे गई है, उसके कान जो हैं या उसके बाल जो हैं उसकी मम्मी पे गए, आपने देखा होगा ना। तो ये बायोलॉजिकल है कि पैदा होते ही, और बायोलॉजिकल जो चीजें होती है वो हेरिडिटी पर इन्फ्लुएंस रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका सीधा सा आंसर इसका क्या होगा बच्चों? आपका फर्स्ट, जैविक अनुवांशिकता, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? जैविक अनुवांशिकता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर, कौन सा वातावरणीय कारक है बच्चों? कौन सा इनमें से वातावरणीय कारक है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो फैमिली, प्री डिपोजिशन ऑफ सर्टेन डिजीज लाइक डायबिटीज। देखो डायबिटीज ना हेरिडिटरी हो सकता है, जैसे फादर मदर को डायबिटीज था तो बच्चे को भी डायबिटीज हो गया, तो हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है, ये हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है। कलर ऑफ आईज, ये भी हेरिडिटरी फैक्टर ही है, क्योंकि आंखों का रंग ना स्ट्रक्चर में आ जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर में ही, और ये भी बायोलॉजिकली हो गया बच्चों, कलर ऑफ आईज जो होता है। और ब्लड टाइप, जो आप कौन से ब्लड के हो, आपने देखा ना डीएनए वगैरह होता है, ब्लड वगैरह जो होती है वो आपका इसी में आ जाता है, ठीक है। तो बट फैमिली तो एनवायरमेंटल हो गया बच्चों, क्योंकि फैमिली तो बच्चे के पैदा होने के बाद से बनती है ना। तो फैमिली एनवायरमेंटल, तो तीनों ये जो है हमारे फैक्टर हैं, ये फैक्टर हेरिडिटरी होंगे। और जो फैमिली है ये हमारा कौन सा फैक्टर होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, कम्युनिटीज, ये सारे क्या है हमारे बच्चों? एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा कलर ऑफ आईज हो गया, जेनेटिक डिस्पोजिशंस हो गई, फिजिकल ट्रेट्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों? हेरिडिटरी हो सकते हैं। और यहाँ तक कि जो बीमारियां भी कुछ ऐसी होती है तो हेरिडिटरी हमें मिल सकती है, माता पिता से, आपने देखा होगा, मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? परिवार वातावरणीय कारकों में आ जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है साथ साथ में आपका भी, ये देख पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली हेरिडिटरी रिलेटेड फैक्टर। देखो इससे पहले क्वेश्चन था एनवायरमेंटल फैक्टर किस पे ज्यादा होता है, किस एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है, अब पूछा कौन सा हेरिडिटरी फैक्टर है ना, कौन सा अनुवांशिकता पर आधारित है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर जो केवल हेरिडिटरी को इन्फ्लुएंस करता है, रिलेटेड फैक्टर है। तो पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, ये तो एनवायरमेंटल है क्योंकि सोसाइटी एनवायरमेंट का पार्ट होता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप में आपकी क्या एटीट्यूड है, ये भी पीयर ग्रुप पे क्या आप कैसा अपने आप को परफॉर्म करते हो, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है। थिंकिंग पैटर्न, थिंकिंग भी कहना कहीं कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल होती है, कुछ थिंकिंग एबिलिटी हेरिडिटी से भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर ये भी क्या है? एनवायरमेंटल। बट देखो कलर ऑफ आईज, ये बायोलॉजिकल होता है ना बच्चों, ये किसका पार्ट हुआ? वही बायोलॉजिकल हेरिडिटरी का पार्ट हुआ है ना, बायोलॉजिकल हेरिडिटी का पार्ट हुआ। तो हेरिडिटरी फैक्टर पूछा हुआ है इसके अंदर से, तो मेन इसमें क्या होगा बच्चों? 4, क्योंकि प्रीडोमिनेटली जो हमारा कलर ऑफ आईज है वो हेरिडिटरी के कारण ही होता है। देखो कलर ऑफ आईज हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा हाइट वगैरह जो हो गई, इस पर पहला रोल किसका होता है? हेरिडिटरी का होता है। याद रखना प्रीडोमिनेटली किस कौन इन्फ्लुएंस करता है? हेरिडिटरी देता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेरिडिटी इज कंसीडर एज डैश सोशल स्ट्रक्चर, डैश सोशल स्ट्रक्चर मतलब किस रूप से अनुवांशित। तो अभी हमने बात की थी, जो हेरिडिटी जो हमें मिलता है वो हमें जो मिला है वो फिक्स मिलता है। तो हेरिडिटी जो हमें मिला है वो याद रखना हमेशा से फिक्स्ड मिलेगा, और फिक्स मतलब स्टैटिक, जो एक बार मिल गया वही रहेगा, वो बदलता नहीं है बच्चों, है ना। और जो एनवायरमेंटल से हमें मिलता है, वातावरण से जो हमें मिल रहा है, वो हमेशा याद रखना बच्चों, वो कैसा होता है? डायनामिक होता है। कैसा होता है वो? डायनामिक होता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्राइमरी कुछ नहीं होता, सेकेंडरी कुछ नहीं होता, डायनामिक तो एनवायरमेंट हुआ, तो क्या बचा? स्टैटिक, यानी कि स्थिर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम? स्थिर रहता है, यानी कि एकदम, मतलब कि बदलता नहीं है ना। अब जैसे आपको कलर ऑफ आईज मिला, आपको आंखों का रंग जो आपको मिला, या बॉडी स्ट्रक्चर के गुण मिले, हाइट के गुण मिले, तो वो रहेगा,
वो कभी चेंज नहीं हो सकता। पर एनवायरमेंट, आपको मैंने क्या कहा था, एनवायरमेंट तो चेंज होती रहती है, एनवायरमेंट बदलता रहता है, तो हमारा डेवलपमेंट भी उस हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्टैटिक, यानी कि स्थिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, देख पा रहे हो। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो सबको शामिल करता है, एक को छोड़कर, है ना। तो क्या क्या है, कल्चर ऑब्वियसली बात है, एनवायरमेंट का पार्ट है ना। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों है में से एक को छोड़कर, मतलब एक नहीं है, बाकी तीनों पर्यावरण कारक है। तो कल्चर आपको पता ही है, एनवायरमेंट का फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किस लेवल की एजुकेशन आपको मिल रही है, एनवायरमेंट का पार्ट है बच्चों, है ना। फिजिक्स, फिजिक्स है शरीर, मैं आपको क्या बोला, शरीर जो हमारा है, फिजिक्स मतलब है हमारी काया या हमारा शरीर का विकास जो है। तो याद रखना शरीर जो है ये इट्स ऑल अबाउट फिजिकल और ऑल अबाउट हेरिडिटरी। तो फिजिकल ट्रेट जो हमारे होते हैं वो ज्यादातर किस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे हेरिडिटरी पर होते हैं ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हाइट हो गया, कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, ये सब क्या है, हेरिडिटरी ज्यादा हो सकती है। तो फिजिक्स जो है ये हेरिडिटरी है। बाकी सारे न्यूट्रिशन, किस क्वालिटी की न्यूट्रिशन, मतलब किस प्रकार का पोषण आपको मिल रहा है, पोषण आहार आपको किस प्रकार से मिल रहा है, ये सब जो है एनवायरमेंट का पार्ट है। और ये भी कह सकते हो जो हेरिडिटी होती है वो इसे हम नेचर भी कह सकते हैं, प्रवृत्ति कैसे मिली है आपको। और जो एनवायरमेंट होता है वो हमारा नर्चर होता है, पालन पोषण है। तो एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, कल्चर, सब हमें क्या देते हैं, पोषण देते हैं, नर्चर देते हैं ना। ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। और जो हमें स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हमारा किस में आ जाता है, नेचर में आ जाता है। किस में आ जाता है, हमारा ये नेचर यानी कि हमारे प्रवृत्ति में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कौन सा नहीं पूछा एक्सेप्ट वन, तो आंसर क्या होगा, फिजिकल। तो थर्ड इसका आंसर है, शरीर फिजिकल होता है, मतलब हेरिडिटरी होता है। बाकी तीनों फैक्टर कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर पे क्या है, हमारे बेस्ड है। ठीक है, तो सी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। काफी अच्छा आंसर है देखो। और इन क्वेश्चन से काफी जो हेरिडिटी एनवायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। अ चाइल्ड लर्न्स प्रॉपरली इन एन एनवायरमेंटल विच, एक बच्चा जो है वातावरण से सीखता है। एक बच्चा किस वातावरण में ठीक से सीखता है, मतलब किस वातावरण में बात कर रहा है, बच्चे की भावनाओं और अनुभवों को उचित महत्व देता है। ग्रो गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड। ओके, गिव्स अप्लाई स्पेस टू प्लेस, जगह के लिए पर्याप्त जगह देता है, सख्त अनुशासन रखता है, मित्र बनाने के लिए अवसर देता है। तो अवश्य बात है, जिस प्रकार का इमोशन, देखो एनवायरमेंट में जिस प्रकार के इमोशंस और अनुभव हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जिस प्रकार के इमोशंस और अनुभव मिलते हैं वो हमारे सीखने को अलग प्रभावित करते हैं। तो किस प्रकार का इमोशन एनवायरमेंट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है आपको, किस प्रकार के आपके एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, वो आपके सीखने को अधिक प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर इसमें बेस्ट क्या होना चाहिए बच्चों, किस भावना और अनुभवों के उचित महत्व दे रहे हैं बच्चों। अगर हम बच्चों के भावनाओं को और इमोशंस को महत्व दे रहे हैं तो बच्चे की सीखने की गति जो अधिक देगी। और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे क्या है बच्चों, इंक्लूड है, एनवायरमेंटल फैक्टर को क्या करता है, शामिल करते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब टीजीटी मैथ स्पेशल बैच आपको पता है चल ही रहा है हमारा, ठीक है। और ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है, दोनों बैच अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हो, दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और बैच चल रहे हैं, आपको क्लास एक बार डेमो लेना है तो डेमो लेकर देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली जो क्लास होगी पसंद आपको आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। One of the identical twins brother is adopted by a social economical rich family and other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ score? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार ने गोद लिया और दूसरे को एक गरीब परिवार ने क्या लिया, गोद लिया। 1 वर्ष के बाद उनके आईक्यू स्कोर के बारे में आप क्या कहोगे। देखो याद रखना, जुड़वा बच्चे जो होते हैं जो उसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। तो आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनकी जो दिखावट होती है वो एक जैसी होती है, इसको हम समान रूप से बोलते हैं ना। तो इसमें याद रखना बच्चों, तो जैसे मान लो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो दोनों का जो शकल है, सूरज होती है वो एक जैसी होती है ना। और बुद्धि में भी काफी हद तक चीजें सिमिलर होती है, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं
अब मान लो कि एक बच्चे को, मान लो कि एक जो चाइल्ड था उसको हमने क्या किया, गरीब परिवार में दे दिया, पुअर फैमिली में, है ना, और एक उस बच्चे को हमने क्या किया, रिच फैमिली में भेज दिया, और उसने बोला कि एक साल बाद क्या होगा। देखो एक साल बाद क्या ही फर्क पड़ेगा उसमें बच्चों, एक साल बाद एनवायरमेंट उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती उसके अंदर, एक साल बाद तो वही होगी जो कि बाय बर्थ मतलब बायोलॉजिकल थी। तो आपको पता है कि ट्विंस है तो बच्चों का बुद्धि लगभग एक जैसा ही होगा, क्योंकि एक साल बाद पूछ रहे हैं। बट याद रखना एक साल के बाद पूछेगा, मतलब अगर यही डिफरेंस होता है कि 15-20 साल बाद उनकी आईक्यू का स्कोर क्या होगा, तो याद रखना 15-20 साल बाद उनके आईक्यू स्कोर में हम ये कह सकते हैं कि रिच फैमिली का बच्चा ज्यादा आईक्यू निकलेगी पुअर फैमिली से, क्योंकि सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। रिच फैमिली के बच्चे में अच्छे आईक्यू स्कोर हो सकता है क्योंकि उसको अच्छी एनवायरमेंट मिलता है, और पुअर फैमिली का बच्चा होता है उसको अच्छा एनवायरमेंट से स्कूल नहीं मिल पाता, तो उसके डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता बच्चों। तो ये ट्रूथ है बच्चों, एकदम सत्य है कि 10-15 साल बाद उनकी आईक्यू में डिफरेंस जरूर आएगा। रिच फैमिली का बच्चा हमेशा ज्यादा आईक्यू दिखाएगा और पुअर फैमिली कम दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल हेरिडिटी नहीं है, एनवायरमेंट भी है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा केवल एक साल के बाद, तो एक साल के बाद एज सच कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, गरीब परिवार का बच्चा लड़का अमीर परिवार आर्थिक परिवार वाले बच्चे से ज्यादा होगा। इसमें क्वेश्चन छुप गया बच्चों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छुप गया है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक स्तर पर आईक्यू स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ये है, ये आईक्यू स्कोर पर कोई प्रभाव ऐसा तो नहीं पड़ता है। समृद्ध बालिक परिवार के आर्थिक बच्चा लड़का स्कोर ज्यादा करेगा, ये भी नहीं है। तो हम इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। 3 है, द बॉय विथ पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर, ये नहीं है। सोशो इकोनॉमिकल लेवल डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ आईक्यू, ऐसा तो नहीं पड़ता है। द बॉय विच रिच स्कोर सोशल इकोनॉमिकल फैमिली विल स्कोर मोर, ये भी नहीं है आंसर। बट क्या होगा इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए बच्चों। फोर्थ आंसर क्या है कि चाहे जो पुअर फैमिली का है चाहे वो रिच फैमिली का है, दोनों का जो आईक्यू स्कोर होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि एक साल में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, दोनों का समान आईक्यू होगी। बट हाँ, ये 10-15 साल का फर्क बोलता, तो याद रखना रिच फैमिली के बच्चे की ज्यादा आईक्यू होती, किसके कंपेरिजन में, जो पुअर फैमिली का बच्चा है बच्चों, ठीक है। याद रखना ये फोर्थ पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों। क्या कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब विकास के संदर्भ में आनुवांशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में आप क्या कहते हो। एक बच्चे के विकास में आनुवांशिक और वातावरण का पर्याप्त 50% होता है बच्चों। ज्यादातर बुक्स में यही लिखा हुआ है कि 50-50% होता है, बट ये बिल्कुल गलत है बच्चों, कोई ऐसा नहीं है। कभी कभी एनवायरमेंट ज्यादा हो सकता है, कभी कभी हेरिडिटी ज्यादा हो सकती है। 50% मेजर, देखो आईक्यू स्कोर को याद रखना परसेंटेज में मेजर हम कर ही नहीं सकते, ध्यान रखना, तो पहला स्टेप बिल्कुल गलत है। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव, यस, है ना। हेरिडिटी एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा जो बी। क्या है कि देखो जो हेरिडिटी एनवायरमेंट में मिलती है वो एडिक्टिव नहीं होती, प्लस में नहीं होता बच्चों, वो मल्टीप्लाई हो, यानी कि हेरिडिटी एनवायरमेंट आपस में क्या करती है, इंटरैक्ट करती है। तो दोनों एडिक्टिव नहीं है। एडिक्टिव मतलब क्या है कि जुड़ता नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो मल्टीपल होते हैं। तो इसका आंसर ये बात सही है, नॉट एडिक्टिव, ये क्या है, मल्टीपल है, यानी कि हेरिडिटी एनवायरमेंट से क्या करता है, मल्टीपली इंटरैक्ट करता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हमारा होता है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि सेकंड इज दी राइट आंसर। एडिक्टिव नहीं है, मल्टीपल है, आपस में इंटरैक्ट करता है, मल्टीपल तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हमारा होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा है, तो बी इसका आंसर है। तो कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं समझ पाते, मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं पाता उनको कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है बच्चों। जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिव ऑफ अन इंडिविजुअल टू क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, ओके। अनुवांशिक संरचना किसी व्यक्ति की पर्यावरण के गुणों के प्रति प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रभाव डालती है, ऐसा तो नहीं है। अडॉप्टिव चिल्ड्रन पोजेस द सेम आईक्यू एज देयर अडॉप्टिव सिबलिंग्स, गोद लिए गए बच्चों का आईक्यू उनके दत्तक भाई बहनों से समान होती है, ऐसा तो नहीं है बच्चों। तीसरा है एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है। और बुद्धि स्कूली शिक्षा से अप्रभावित रहती है, इंटेलिजेंस रिमेन्स अनइफेक्टिव बाय द स्कूल। तो जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिव ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, ओके। तो इसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, गिव जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एन इंडिविजुअल टू द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, आनुवांशिक संरचना किसी व्यक्ति की पर्यावरण के गुणों के प्रति प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रभावित करती है, ओके।
गोद से लिए गए बच्चे का आईक्यू उनके दत्तक भाई बहनों के समान होती है। तो पहला देखो, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करती, ये भी नहीं है, ये भी गलत है बच्चों। और बुद्धि स्कूली शिक्षा से अप्रभावित रहती है, ये भी गलत। तो आंसर इसका फर्स्ट ही होगा बच्चों, कि कहना कि जो एनवायरमेंट जेनेटिक हमें मिलता है उसी को हम एनवायरमेंट में क्या करते हैं, उसी के अनुसार एनवायरमेंट की क्वालिटी को हम डेवलप करते हैं। जैसे जितना अच्छा आपको बुद्धि मिली होगी ना, उसी प्रकार से आप एनवायरमेंट में अपने आपको क्या करोगे, ढालोगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बेस्ट आपका ए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे। एक 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिव एबिलिटी, both of her parents are sport persons, send her for the coaching every day, and everybody लिखा है, trained her on weekend, her capacity are most likely to result of the interaction। तो देखो अपने माता पिता के जैसा ही वो कर रहा है, सीख रहा है, तो किसका रोल है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, ये रोल है हेरिडिटी और एनवायरमेंट। कुछ तो हेरिडिटी से मिला है और कुछ उसको एनवायरमेंट से मिला है। तो इसका आंसर, सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हेरिडिटी एंड आनुवंशिक और वातावरण। क्योंकि बच्चा अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता भी उसी फील्ड से है, तो कहीं ना कहीं उस माता पिता के गुण उसको मिले हैं, है ना। तो आनुवंशिक और वातावरण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सीधा आंसर क्या होगा बच्चों, डी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसी बात पे। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड सो, किसने कहा है बच्चों ये, कि जो एनवायरमेंट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। और ये किसने कहा, सीधी सी बात होती है, ये वुडवर्थ ने नहीं कहा, है ना, ये अनास्ताकिसी ने भी नहीं कहा, ये किसने कहा है, रोस ने, E.L.J. रोस। देखो ये तो आपको पता है, ये कोटेशन वाले नेम वाले हैं बच्चों। ऐसे आपको एक लाइन दिया जाएगा, उसमें पूछेगा किसने कहा है, तो ये आपको ऑब्वियसली बात है, आप गया तो किसको गैस करोगे, या इसको अगर आता होगा तो आप कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि नाम पर बेच दोगे, कोई ऐसा लाइन दे देंगे, बोलेंगे भाई ये किसने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रोस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ हेरिडिटी। को तीन लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड हेरिडिटी के तीन प्रकार के लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लॉ वो होता है जैसे मान लो कि जैसे माता पिता हैं, बच्चे भी सेम वैसे ही हो, तो जैसे माता पिता के जैसे ही अगर बेटे भी हो तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। लॉ ऑफ वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस, जैसे माता पिता तो बहुत जैसे गोरे हैं, बच्चा थोड़ा सा उतना गोरा नहीं है, या माता पिता बहुत इंटेलिजेंस है, बच्चा तो है कम इंटेलिजेंस है, उसको बोलते हैं वेरिएबल, मतलब कि चेंज, भिन्नता का सिद्धांत बोल सकते हो आप इसको। रिग्रेशन मतलब ठीक उल्टा, जैसे माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा जो है थोड़ा मंदबुद्धि है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके अंदर, या माता पिता थोड़े से कम एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बच्चा जो है काफी हाईली एजुकेटेड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये तीन जो है ऊपर के लॉज हैं, हेरिडिटी के तीन ऊपर के क्या है, लॉज हैं। पर इसे पूछा कौन सा नहीं है, तो मोटिवेशन का कोई लॉ नहीं होता बच्चों, हेरिडिटी में मोटिवेशन का कोई ऐसा लॉ नहीं है। तो इसका आंसर ये नहीं है, बाकी सारे सही है। तो आंसर किसने नॉट ही पूछा हुआ है, तो ये है। समानता का सिद्धांत है, एकदम समान भिन्न एबिलिटी मिलती है। भिन्नता मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है, और प्रतिगमन मतलब ठीक उल्टा, ऑपोजिट। ये क्या है, ठीक उल्टा यानी कि ऑपोजिट। ठीक है, तो तीन ये जो है हेरिडिटी के लॉज में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स कैन मोस्ट सुटेबली बी रिलेटेड टू हेरिडिटी। कौन सा हेरिडिटी से बिल्कुल रिलेटेड है, आपकी इंसाइटनेस। इंसाइटनेस मतलब होता है अंतर्दृष्टि, आप किसी कुछ चीज को अंदर से कैसे सोचते हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अपीयरेंस, कैसे दिखते हो, दिखावा कैसा है, दिखावट, मैंने क्या कहा, दिखावट किससे आ गया, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर से आ गया, और फिजिकल स्ट्रक्चर जो किससे बेस्ड होती है, हेरिडिटी पे बेस्ड होती है ना, मतलब इन्फ्लुएंस करती है। नॉलेज एनवायरमेंटल है, हार्डवेयर एनवायरमेंटल है। इंसाइटनेस क्या आप सोचते हो उसके आधार पर होता है, बट अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो हम लेते हैं वो हेरिडिटरी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है, बेस्ट आंसर बी, यानी कि दिखावट यानी कि अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। DTPLS भी SST स्पेशल बैच भी चल रहा है बच्चों काफी अच्छे तरीके से। ये बैच आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है आपको अवेलेबल। ठीक है, एक बार लीजिए, डेमो देखिए, क्लास लीजिए, 2 डेमो लेके देख लीजिए, 3 डेमो लेके देख लीजिए, जब तक सेटिस्फेक्शन ना आए तब तक लीजिए, लेकिन आप बैच लेके देखिए, आपको जरूर इसमें इंटरेस्ट आएगा और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर कोई इंक्वायरी आपको चाहिए इसके बेसिस पर, तो आप इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको सीटेट का बैच चाहिए वो भी अवेलेबल है हमारे पास, CDP वहां पर मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप वो बैच लेके देखिए। और 100% तो बच्चों कोई नहीं कह सकता, लेकिन आपको काफी अच्छा लगेगा, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपको रियल में सीखने में मजा आएगा। CDP को मैं इतने अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूं क्वेश्चन आंसर्स के बिहाफ पर, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और टॉपिक एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। टॉपिक समझ में आएगा उस चीज की गारंटी मेरी है, बट
आप अच्छा स्कोर करोगे वो डिपेंड करेगा आपके हार्ड वर्क पर। तो आप सीटेट का बैच लेके देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने रखे हैं, टॉपिक को अच्छे से बताया हुआ है इसके अंदर। ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है। आप चाहो तो डेमो ले लो, 1 डेमो 2 डेमो, जब तक सर्टिफिकेशन ना मिले तब तक लो, और फिर ज्वाइन करो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आरव सेज। आरव कहता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय इनबोर्न टैलेंट। मतलब जब आरव का कहना है कि भाषा जो होती है ना, वो जन्मजात प्रतिभा से कारण होती है, बल्कि वाइल राधा फील्स दैट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट कारण होती है। ये किस पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों? ये डिस्कस कर रहे हैं नेचर को। एक तो कह रही है इनबोर्न है यानी कि हेरिडिटी है, और एक एनवायरमेंट की बात कर रही है यानी कि वो हेरिडिटी एनवायरमेंट की बात की जा रही है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचर और नर्चर। नेचर मतलब हेरिडिटी, नेचर मतलब क्या होता है हमारा? एनवायरमेंट। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो हेरिडिटी एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। किस पर डिस्कस कर रहे हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये डिबेट है ना बच्चों को, होता है ना डिबेट हेरिडिटी एनवायरमेंट पर, उसमें से एक आता है नेचर और नर्चर। ये भी डिबेट है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, और ये भी है आपका नेचर और नर्चर। ठीक है, तो इसमें हेरिडिटी एनवायरमेंट की बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? नेचर एंड नर्चर। जैविक और नैतिक लिखा है यहाँ पर, नैतिक यहाँ पे एनवायरमेंटल लिख देंगे, या इसको हम पोषण लिख सकते हैं ना, पोषण लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Nurture refers to the impact of individual's genetic inheritance of heredity. What does nurture means in the child development? पूछा हुआ है पोषण के से तात्पर्य किसी व्यक्ति की अनुवांशिक विरासत या अनुवांशिकता के प्रभाव से है, बाल विकास का पोषण का क्या अर्थ है? ठीक है, यहाँ पे नर्चर होना चाहिए बच्चों, ये नेचर कर दिया है तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका नर्चर है, इसको आप नेचर कर लोगे, नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, और नर्चर किससे इन्फ्लुएंस करता है पूछा, तो नेचर तो हेरिडिटरी होती है, नर्चर किससे होता है ये पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पे पोषण की जगह प्रकृति कर दोगे आप लोग, ये क्या बन जाएगा? प्रकृति बन जाएगा, है ना। तो पालन पोषण से तात्पर्य व्यक्ति के वातावरण के कारण बच्चे के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव है। पालन पोषण का तात्पर्य केवल माता पिता की शिक्षा से होता है। पालन पोषण से तात्पर्य स्कूल से वातावरण के कारण बच्चों के विकास पर पड़ता है। और पालन पोषण का तात्पर्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। ठीक है, तो नर्चर refers to the impact of child's development due to school environment. Does it refers to the impact of child development due to parental education only? Does it refers to the impact of child development due to individual environment? yes, कैसा environment आप उसको दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका पहला होगा, फर्स्ट, है ना। कि किस प्रकार का एनवायरमेंट। तो नर्चर की बात कर रहा है, तो नर्चर किससे कनेक्ट है? हमारा इंडिविजुअल के एनवायरमेंट से कनेक्ट है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा फर्स्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। The belief that children's behavior can be modified by the reinforcement and punishment is based on the idea लिखा है बच्चों, ये idea that develop is primarily influenced by the belief that children's behavior can be modified। तो behavior कैसे modify होता है? तो दोनों से होता है ना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की दोनों से होता है। तो बहुत हेरिडिटी एनवायरमेंट जो होता है वो बिहेवियर को चेंज करता है, बनाता है। कुछ बिहेवियर हेरिडिटी होती है, कुछ बिहेवियर एनवायरमेंटल होता है। तो ये होगा बच्चों। संधारण की बच्चे का व्यवहार सुदृढ़ करने के लिए दंडित करने वाले वातावरण सुदृढ़ किया जा सकता है। अच्छा, ये केवल किसकी बात कर रहा है? दंड की, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से केवल एनवायरमेंट की बात की जा रही है ना। देखो यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ है कि द बिलीव्स, यह धारणा कि बच्चों के व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए दंडित करने वाले द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मतलब दंड से इसको सुदृढ़ किया जा सकता है। तो एक बिहेवियर चेंज करो विद द हेल्प ऑफ पनिशमेंट। तो ये पनिशमेंट किसके हो गया? केवल एनवायरमेंटल फैक्टर से हो गया बच्चों, हेरिडिटी को ऐसी कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों? ओनली एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन द डेवलपमेंट, है ना। विकास पर किसका प्रभाव है? तो हेरिडिटी डेवलपमेंट, हाउ फार वी विल गो, कहाँ तक हम जाएंगे। इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, कहाँ तक हम जा सकते हैं। इट इज प्राइमरली डिटरमाइंड हाउ फार वी विल गो, एंड इट इज प्राइमरली डिटरमाइंड हाउ फार वी कैन गो। ठीक है, तो क्या है ये किस बात में ध्यान करता है? कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक हम जाएंगे। देखो याद रखना, हेरिडिटी हमारे लिए प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब प्रेडिक्टेबल तो होती है, बट इसमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, ना तो एनवायरमेंट की कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसे याद रखना, डिटरमाइन करती है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो, कहाँ तक हम जा सकते हैं, इस बात पे ध्यान रखती है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो। ठीक है, तो इट इज प्राइमरली डिटरमाइंड ऑफ हाउ फार। तो प्राइमरली की बात की जाए तो यहाँ पे इसका देखो, ये दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, बट अगर बेस्ट आंसर निकालना होगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो कौन सा? आपका डी, क्योंकि ये भी यही कह रहा है कि ये प्राइमरली क्या डिटरमाइन करता है कि कहां तक आप क्या कर सकते हो,
जा सकते हो। तो डी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। इन दोनों में डी जो है वो आपका सही आंसर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे। The effect of a relationship of hereditary environment on the individual growth occurs in is one of the following way. Heredity affect the individual, environment affect the individual, heredity and environment को प्लस लिखा है ना यहाँ पे। अभी बात की थी एडिक्टिव, ये नहीं होता, यानी कि एडिक्टिव मतलब क्या होता है, एडिक्शन नहीं होता है इसका, है ना, जुड़ता नहीं है। तो हेरिडिटी एनवायरमेंट प्लस में नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो दोनों हेरिडिटी और एनवायरमेंट की इंटरेक्शन से होता है। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा डी। ठीक है, जी पूछा जाएगा तब बोलोगे हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही किसको प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक 19 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। यस, ये 19 क्वेश्चन थे बच्चों, यहाँ पर हमने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन कहीं मिस हो गया बच्चों, 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करें, आपको पता ही है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट में काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। 20 एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, पार्ट 1 में किए थे, पार्ट 2 में किए हमने। तो काफ़ी हेरिडिटी एनवायरमेंट पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप देखें और देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट जितने भी हम कर रहे हैं इसमें डिस्कस, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू लेके आएंगे जीन पियाजे की थ्योरी पे। डेवलपमेंट थ्योरी में आ जाएगा जीन पियाजे, वाइगोस्की, कॉलबर्ग, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे, वाइगोस्की और कॉलबर्ग के ऊपर जो है क्वेश्चन लेके लाएंगे और उसका नाम होगा थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी पर वीडियो आएगी। तब तक आप इतना तैयार कीजिए बच्चों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आपको नए नए जो अपडेट्स हैं, नए नए जो प्रकार की जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं या टॉपिक हैं, उनकी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, अगर आपको चैनल जो वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।